नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जी आर चौधरी। मेरी यूट्यूब क्लास ओनली आरपीएससी विद गुरुग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आरएएस मेंस 2022 के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो भूगोल विषय से संबंधित होंगे। अब दोस्तों, भूगोल विषय है वो प्रश्न पत्र द्वितीय में पूछा जाता है आरएएस मेंस के, और इकाई कौन सी है? तृतीय इकाई में पूछा जाता है। अब प्रथम क्वेश्चन है, प्रायद्वीप पठार की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो प्रायद्वीप पठार कठोर शैलों का प्राचीन भूखंड है। इसका निर्माण एक उत्खंड के रूप में हुआ है। चौड़ी छिलचिली घाटियां व गोलाकार पहाड़ियों से मिलकर है वो प्रायद्वीप पठार बना हुआ है। अब दोस्तों, विशेषताएं प्रमुख कौन कौन सी है? ये कैम्ब्रियन कल्प से लेकर आज तक स्थल क्षेत्र ही रहा है। केवल इसके तटीय क्षेत्र अल्प अवधि के लिए समुद्र में डूब गए थे। इसमें मुख्यतः अवशिष्ट पर्वत पाए जाते हैं। यह पठार किस प्रकार का है? त्रिभुजाकार है। उत्तर में चौड़ा है और दक्षिण में क्या है? संकीर्ण है। इस पठार में आग्नेय चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है। इसे पठारों का पठार भी कहा जाता है। खनिज की दृष्टि से ये है, इसे खनिजों का भंडार कहा जाता है। इन पठारों से निकलने वाली नदियाँ, यानी जो प्रायद्वीपीय पठार के कुछ भाग हैं उनसे निकलने वाली नदियाँ हैं किस प्रकार की? बरसाती है, जैसे नर्मदा व ताप्ती नदियाँ। राजस्थान में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त धरोहर स्थलों को बताइए। अब दोस्तों, राजस्थान में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त 3 तो सांस्कृतिक स्थल है और 1 प्राकृतिक स्थल है। अब दोस्तों, 3 सांस्कृतिक स्थल कौन कौन सा है? तो 2010 में जंतर मंतर जयपुर को है वो यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक धरोहर स्थल में शामिल किया गया था, और 6 किलों को 2013 में शामिल किया गया था। तो चिक्कू गाजर आम, इसकी आप ट्रिक याद रख सकते हैं, चिक्कू गाजर आम। अब दोस्तों, कौन कौन से किले हैं? आमेर दुर्ग है, गागरोन है, कुंभलगढ़ है, जैसलमेर है, रणथंभौर है, चित्तौड़गढ़ है। 2013 में इनको शामिल किया गया था, 6 किलों को। जयपुर का परकोटा है, उसे 2019 में हाल ही में शामिल किया गया। एक प्राकृतिक स्थल है, उसे भी शामिल किया गया, तो उसका नाम है केलवादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर में है। इसे 1985 में है वो प्राकृतिक स्थल, यानी यूनेस्को द्वारा प्राकृतिक स्थल के रूप में शामिल किया गया। अगला है ज्वालामुखी, यानी सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार। अब दोस्तों, सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं: सक्रिय ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी क्या होता है? पृथ्वी के आंतरिक भाग से लावा व अन्य पदार्थों का निकास होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ज्वालामुखी कहलाती है। ये पदार्थ एक प्राकृतिक नली या मार्ग से निष्कासित होते रहते हैं। अब सक्रियता का आधार पर, यानी सक्रियता का मतलब है यानी कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा और कभी बिल्कुल भी नहीं। तो सक्रियता है, इसमें गैस, यानी सक्रिय ज्वालामुखी, इसमें गैस, लावा आदि पदार्थ सदैव निरंतर रूप से, यानी नली से निरंतर रूप से निकलते रहते हैं। जैसे इटली का एटना ज्वालामुखी है, वो सक्रिय ज्वालामुखी का प्रमुख उदाहरण माना जाता है। सुसुप्त ज्वालामुखी, तो ऐसे ज्वालामुखी जो वर्तमान में कई वर्षों से सक्रिय अवस्था में तो नहीं है, परंतु कभी भी इनमें विस्फोट हो सकता है। यानी निरंतर, यानी वो उसमें निरंतर है, वो बहाव नहीं हो रहा है, यानी निरंतर गैस लावा नहीं निकल रहा है कई वर्षों से, लेकिन विस्फोट होने की क्या है? संभावना है। तो जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी है वो सुसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। अगला है मृत ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी जिनमें हजारों वर्षों से कहीं विस्फोट नहीं हुआ हो, और वो क्या है, उनमें होने की भी संभावना बिल्कुल कम हो, तो वो क्या है? मृत ज्वालामुखी कहलाता है। जैसे इक्वाडोर का चिम्बरांजो ज्वालामुखी है, वो मृत ज्वालामुखी का महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब दोस्तों, ज्वालामुखी टॉपिक है वो आरएस प्री में भी है, तो आप ये तीनों ज्वालामुखी का नाम याद जरूर रखना। अगला है, भारत में शीतकालीन वर्षा के क्षेत्र व कारणों का वर्णन करो, यानी किस कारण से वर्षा होती है? तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र और उत्तर पूर्वी भाग, यहाँ पे शीतकालीन वर्षा होती है। तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा में पश्चिमी विक्षोभों से होती है। ये उत्तर पश्चिम वर्षा पश्चिमी विक्षोभों से होती है, भूमध्य सागर। तो ये शीतकालीन वर्षा रबी की फसल, यानी खास तौर पर गेहूं की फसल के लिए लाभदायक है। और इस वर्षा को, जो पश्चिमी यानी सर्दियों में जो वर्षा होती है, इस वर्षा को क्या कहते हैं? गोल्डन बूंदे, यानी सुनहरी बूंदे भी कहा जाता है। तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र, शीतकाल में तमिलनाडु में लौटते मानसून के दौरान वर्षा होती है। इसका वास्तविक कारण सहन के कारण ये वर्षा होती है। अगला है उत्तर पूर्वी भाग।
तो उत्तर पूर्वी भारत के यानी उत्तर भारत का उत्तर पूर्वी भाग भी शीत ऋतु से कुछ वर्षा प्राप्त करता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड तथा असम इस ऋतु से लगभग 50 सेमी वर्षा प्राप्त करता है। कुमाऊं हिमालय के बारे में दोस्तों, जो परीक्षा हुई थी मार्च में, तो उसमें शिवालिक हिमालय के बारे में पूछा गया था। तो इस बार आपको कुमाऊं हिमालय, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, इन सभी के बारे में पूछा जा सकता है। तो कुमाऊं हिमालय हिमालय पर्वत श्रृंखला के 4 क्षैतिज विभाजनों में से एक माना जाता है। कुमाऊं हिमालय सतलज नदी से काली सिंध नदी तक फैला हुआ है और लंबाई कितनी, 320 किलोमीटर। कुमाऊं हिमालय का विस्तार उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश में है। गंगा, यमुना, रामगंगा नदियों का उद्गम स्थल कुमाऊं हिमालय में स्थित है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, नंदा देवी इस भाग की मुख्य चोटियां मानी जाती है। मत्स्य युग, तो पैलियोजोइक यानी पुराजीवी महाकल्प के एक पीरियड है, उसमें डिवोनियन पीरियड है, उसका टाइम पीरियड है वो 36 करोड़ वर्ष से 48.8 करोड़ वर्ष तक का है पीरियड। समुद्री जीव यानी शार्क मछली का सर्वाधिक आविर्भाव है होने के कारण इसे मत्स्य युग कहा जाता है। यानी डिवोनियन पीरियड में मत्स्य युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें समुद्री जीवों का विकास सबसे ज़्यादा हुआ था। यानी ज़्यादातर शार्क मछलियों का विकास है वो इसी पीरियड में माना जाता है, इसलिए इसे पैलियोजोइक के ये एक पीरियड है, डिवोनियन पीरियड है, इसे मत्स्य युग नाम से जाना जाता है। अगला ग्रेट बैरियर रीफ, तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के उत्तर पूर्वी तट के समानांतर बनी हुई विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति की दीवार है। इसकी लंबाई 1200 मील है, चौड़ाई है वो 10 मील से 70 मील तक है। ये कई स्थानों पर क्या है, खंडित अवस्था में है। इसका अधिकांश भाग जलमग्न है। इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज स्थल के रूप में घोषित किया गया है। दोस्तों, ये 7 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।